अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ठंड है, लेकिन लोग ठंड एंजॉय करने से ज़्यादा जो परेशान है वो माहौलियाती आलूदगी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है उससे है। हम लाहौर में देखें, लाहौर आज फिर नंबर 1 पर है। इतनी लाहौर में माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में भी अब हमें स्मॉग नज़र आने लग गई है और समझ से बाहर है कि भाई लाहौर का तो हमने सुना था, तो कराची में ऐसा क्यों है। लेकिन एक मशवरा जो हम सबको दे सकते हैं वो ये कि अभी आप लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे होंगे, वो लोग जो बाहर निकल के काम करते हैं, हमारे वो भाई जो कि मार्केटिंग से वाबस्ता हैं, बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वो तमाम तो उनको जो बाइक्स पे भी सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जी वो हेलमेट तो पहने लेकिन साथ में मास्क का इस्तेमाल अब एक बार फिर से अपने लिए लाज़िम कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से गले में जो है लोगों की तकलीफ़ है, लोग शिकायत कर रहे हैं, आँखों में तकलीफ़ है, आँखों में जलन है, फिर बुखार हो रहा है और नज़ला और ज़ुकाम और ये सब नॉर्मल चीज़ें तो होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्मोक की वजह से गले में दर्द और आँखों में तकलीफ़ है ये बढ़ती चली जा रही है। और मैं भी सुबह सहीफ़ा जबार का देख रही थी कि उन्होंने लाहौर की स्मोक के हवाले से एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी और वो ये थी कि जी ऐसा लग रहा है कि पूरे लाहौर के लोग जैसे सिगरेट पी रहे हो, तो ऐसा धुआं है लाहौर में। ये सूरत हाल है लाहौर की। खैर हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज के शो की जो हेडलाइट्स मैं आपको बता दूं कि हाईलाइट्स हैं वो क्या क्या है वो आपके साथ शेयर करती चलूँ। शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमरीकी मीडिया ने यह खदशा जाहिर किया है कि गज़ा पर इसराइली हमले जनवरी 2024 तक जारी रहेंगे। नौकरी का झांसा देकर गुर्दों की पैवंदकारी का एक बड़ा स्कैम सामने आ गया और 90 नौजवान नौकरी की तलाश में अपने गुर्दों से हाथ धो बैठे। 2024 की हज पॉलिसी का ऐलान भी हो गया है और शामिल करेंगे अंडर 19 एशिया कप के हवाले से कोच मोहम्मद यूसुफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात होगी गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। 7 अक्टूबर से इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। इस वक्त तक 16,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अगर मैं ये कहूँ कि गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। 42,000 से ज़ायद ज़ख्मी है वहाँ पर लोग, इनमें से बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सब शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद है वो बच्चे और ख़वातीन की है। दुनिया भर में लोग इस आलमी अलमिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से कई ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुकात भी इसराइल से मुनक़ता कर दिए हैं। 7 दिन की जंग बंदी के बाद इसराइल एक बार फिर वहशी बमबारी शुरू कर चुका है और अगर मैं सिर्फ 1 दिसंबर से लेकर अब तक की बात करूं तो 1240 अफराद शहीद हो चुके हैं गाज़ा में। ना सिर्फ ये, इस वक्त अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊं तो खान यूनिस जहां पर बहुत सारे फ़लस्तीनी जो थे उन्होंने पनाह ली हुई थी, अब उन इलाकों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। वॉर क्राइम्स में शामिल है कि आपने हस्पतालों पर हमला नहीं करना, लेकिन हस्पतालों के इर्द गिर्द मुसलसल इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और बमबारी मुसलसल की जा रही है। हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि जो आलमी बिरादरी जो है वो बड़ी एक सागम देखा जाए तो हमारे आर्टिस्ट बिरादरी है वो बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करी है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी किस्म का हम नहीं देख रहे कि इसराइल के कान पे कोई जूं रेंग रही हो। इससे बड़ा इंसानी अलमिया क्या हो सकता है कि वहाँ पर लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। इससे बड़ा इंसानी अलमिया क्या हो सकता है कि कब्रिस्तान में लोगों के दफनाने की जगह नहीं है। अस्पतालों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है वो 36 घंटे के शिफ्ट करने पर मजबूर है। वबाई अमराज वहाँ पर फूट चुकी हैं और अभी भी अगर एक्शन ना लिया गया तो ये रिपरकॉशंस आने वाली नस्लों तक रहेंगी, क्योंकि जिस कदर बमबारी वहाँ पर हो चुकी है वहाँ के लोग आने वाले कई सालों तक सफ़र करेंगे। इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से हमें ज्वाइन करना था एम्बेसडर मोहम्मद शाहिद अमीन खान ने, जो कि नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसानी हुकूक़ हैं। हम उनसे मुसलसल रब्ता करने की कोशिश करें आज सुबह से, लेकिन उनसे हमारी बातचीत हो नहीं पा रही। लेकिन जब तक वो नहीं आते तो हमारे साथ इंसानी हुकूक़ की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा भी जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हम इस हवाले से बात करेंगी। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समा को वक्त दिया इस हवाले से। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आलमी बिरादरी की जानिब से, बहुत सारे ममालिक की जानिब से मुसलसल और लोगों की बहुत बड़ी तादाद, न्यूयॉर्क में तो हमने देखा नहीं कि लोग निकले टाइम स्क्वायर पे और एहतजाज करें इतने बड़े लेवल पर लोगों ने किया, उसके बावजूद किसी किस्म की जूं नहीं रेंगी इसराइल के कानों पर। अस्सलाम वालेकुम। आप समा टीवी का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज 2 महीने मुकम्मल होने पर ये खुसूसी
पैकेज रखा है, ये सेगमेंट रखा है अपने शो में। सबसे पहले तो आदाद शुमार की बात कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि 16,000 तकरीबन 16,000 अमवात हो चुकी है फलस्तीन में, और साथ साथ कहना पड़ेगा कि 1200 अमवात हो चुकी हैं इजराइल में हमास की रॉकेट फायरिंग की वजह से। उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो 16,000 का आदाद शुमार आ रहे हैं, ये इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि गजा शहर और तमाम तर शहर जो कि उससे जुनूब में है, जहाँ पे पनाह गुज़ीन मौजूद हैं, वहाँ जो बमबारी हो रही है उसके मलबे के नीचे जो दबी हुई लाशें और अफराद हैं जिनको निकाला नहीं जा सका, बताया जा रहा है कि 10,000 से जायद है। तो ये तादाद जब असल में जब जंग थमेगी, अगर थमेगी और कब थमेगी और जब थमेगी, तो 25,000 से लेके 30,000 तक हमें पता चलेगा कि फलस्तीनियों को बर्बरियत के साथ, वहशियाना तरीके के साथ जिस तरह मारा गया है, वो इंसानी सोच फिक्र हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ये 21वीं सदी और ये हो रहा है। हमें बोस्निया की जंग याद है, अभी फिलहाल यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उससे पहले रवांडा में, उससे पहले अफगानिस्तान में, उससे पहले सीरिया में, उससे पहले इराक में। हमें कौन कौन सी जंगें नहीं याद मेरी अपनी जिंदगी में। आप तो नौजवान हैं लेकिन मुझे ये सब कुछ याद है। आपसे मैं ये पूछती हूँ कि चलो ठीक है, ये मगरबी ममालिक जिस सरे फहरिस्त अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी हुकूमतें इजराइल की, और इंडिया को मैं क्यों भूल जाऊं। इंडिया सबसे सरे फहरिस्त तो इंडिया है जो कि इजराइल के साथ शाना बशाना और मजबूती के साथ खड़ा है। तो सवाल उनकी तो आदत है कि वो तो वैसे भी जालिम है। जो हमने सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर में सूरत हाल है, तो उसके बाद से हम कैसे ये सोच भी सकते हैं कि उनको फलस्तीनियों की आवाम के लिए खुद दुख होगा। मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये ममालिक तो बहुत हमेशा से खड़े हैं, तो हमें तो कोई बिल्कुल हैरत नहीं होनी चाहिए। हैरत तो इस बात पे है कि अपना हम इस्लाम का बहुत चर्चा करते हैं और मुसलमान होने का बहुत फख्र करते हैं, तो इस्लामी ममालिक की तरह ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो अपने आप को बड़े फख्र से कहता है, ये अरब लीग जो कि बड़ा फख्र करता है अपनी नस्ल पर और अपने नस्ब पर और अपनी रेस पर और अपनी अरब होने पर, हालांकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, उसको किसी और दिन गुफ्तगू कर लेंगे। पाकिस्तान क्यों इस तरह है? पाकिस्तान क्यों की हजूरी में और गुलामी में अब तक मुब्तला है लोग? अब लेकिन जिस बात का ज्यादा अफसोस होता है वो हमारे लोग क्यों इतने सोए हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए, जब हम लोग मुजाहिरे की कॉल देते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, इंसानी हकूक कारकुनान की तरफ से, कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से, इंसानियत के नाम पर, तो 15, 20, 25 इस्लामाबाद शहर में 2 मरतबा ऐसा हुआ है पिछले 2 माह में कि 1,000 और 1,500 लोग जमा हो गए थे। सिर्फ 2 मरतबा 2 महीनों में मुसलसल मुजाहरे जारी हैं हमारे, अभी परसों हो के चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका फॉरेन ऑफिस, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपकी हुकूमत, ठीक है निगरान हुकूमत है, लेकिन निगरान हुकूमत ये किसी और दिन के लिए मौजूद उठा रखते हैं। बाकी तो सब कुछ कर रही है जो कि इलेक्टेड हुकूमतें करती हैं, लेकिन फलस्तीन के ऊपर लेकिन हम देखें तो मुसलसल फलस्तीनी अवाम के साथ हमारी पाकिस्तानी हुकूमत मौजूद है। हम स्पेसिफिकली हमने इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की, तो उसमें तो हमने देखा कि जब हम कश्मीर के हवाले से भी बात करते रहे, तो ये हमारा तभी, हमारे जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे हमारा गिला तभी यही था कि आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे और आप लोग क्यों आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपका आवाज़ बुलंद करना मैटर करता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। दूसरी, और अभी भी अगर कश्मीर में नहीं किया तो हम फलस्तीन में भी ये देख रहे हैं कि हम फिर खड़े हैं, हम उन्हीं दोबारा इस्लामिक बड़े इस्लामिक ममालिक को देख रहे हैं कि भी आप आवाज़ बुलंद करें। चलें, वो आवाज़ बुलंद नहीं करते, लेकिन आलमी ज़मीर को जो हमने एक तरह से झंझोड़ा है, लोगों में इतनी शऊर, इतनी आगाही आई है, ये जो हम स्पेसिफिकली बार बार ये जो वीडियोस लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को पता है कि किस तरीके से जेनोसाइड हो रही है, ये कोई जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है, और अब लोगों को समझ आना शुरू होगी। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा रास्ता नहीं लग रहा कि हम किसी तरीके से ये दोबारा जंगबंदी की तरफ जा सके, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने तो खदशा जाहिर कर दिया कि तो जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। रास्ता है, ये जब तक भी जारी रहे रास्ता है, रास्ते हमारे पास मौजूद हैं।
मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि छोटा सा क्लिप है, आप आज क्योंकि 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं समा टीवी से दरखास्त करूंगी कि डॉक्टर गाबोर माटे कैनेडियन शहरी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर गाबोर माटे, उनका इंटरव्यू किया था पीएस मॉर्गन ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उस शख्स, वो एक यहूदी शख्स है, मेडिकल डॉक्टर है और किसी जमाने में ज़ायनिस्ट थे और हॉलोकॉस्ट, जर्मन हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर भी है। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने फलस्तीन का मुकदमा लड़ लिया, 10-12 मिनट का क्लिप है। मेरे बस आपसे गुजारिश है कि वो पूरा का पूरा क्लिप आज के दिन चला दें क्योंकि 2 महीने मुकम्मल हुए हैं। जो बातें उस शख्स ने कर दी, आपका कोई खादिम हरमैन शरीफैन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लेकर 56 इस्लामी ममालिक के किसी सरबराह ने या किसी हुकूमत ने या किसी ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की फलस्तीन के हवाले से। फलस्तीन की हिमायत में जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट का नाम उसने दिया है जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन और गजा के अंदर बिलखसूस और वेस्ट बैंक के अंदर भी शुरू हो चुका है। मसला ये है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि देखिए हमारी बहुत सारी चीज़ों में जो रोल मुझे आवाज़ पे ज़रा रिपीट हो रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ ज़रा थोड़ा इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि हमारी जो यूथ है वो कैसे एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ इतनी बेदार हो चुकी हुई है। हमारे सोशल मीडिया पे मुसलसल वो फुटेजेस शेयर कर रहे हैं और मुसलसल वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, सड़कों पर बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं एंड दे आर राइटफुली डूइंग सो। तो किस तरीके से जो है हम इस पर आवाम जो है यूथ है उस पर अपना किरदार अदा कर सकती है? जी, मुझे इस बात पर एक खुशगवार हैरत होती है कि जिन ममालिक का मैंने पहले नाम लिया, मगरबी ममालिक और मसलन अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, इनकी हुकूमतें शाना बशाना मजबूती के साथ इजराइल के साथ है, लेकिन इनके अवाम जो है आधा मिलियन, 5 लाख लोग सड़कों पे लंदन में निकल आते हैं, न्यूयॉर्क में और पेरिस में और हर जगह। लेकिन हमारे यहाँ ना सिर्फ हुकूमतें गुलाम हैं और IMF की और वर्ल्ड बैंक की और यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका के गुलाम, लेकिन हमारी सबसे बड़ा सवाल तो बहुत शुक्रिया जी। ताहिर अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ तो मौजूद थी। 2 महीने हो गए हैं गाज़ा पर इसराइली बर्बरी, जब भी अमरीकी मीडिया ये खदशा जाहिर कर रहा है कि 2024 जनवरी तक ये हमले जारी रहेंगे। अल्लाह करे जी कि ये हमले रुकें और अल्लाह पाक हामी और नासिर हो गाज़ा में रहने वाले, फ़लस्तीन में रहने वाले मज़लूम फ़लस्तीनियों का। हम अब ज़रा आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और ज़रा हम कुछ नौजवानों के हवाले से बात कर रही थी। तो पाकिस्तान में जहाँ पर नौजवान तबका नौकरियों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और ऐसे में वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम के सरगना हैं वो इन लोगों की मजबूरियों का खासा फ़ायदा उठाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लाहौर में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे की पेवंदकारी का एक स्कैम सामने आया। गिरोह का इंकशाफ ये है कि 8 कैटेगरी के इश्तिहारी की गिरफ्तारी के दौरान हुआ जिसका गुर्दा निकला हुआ था। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर डोनर का बंदोबस्त करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जिन्होंने 90 शहरियों के गुर्दे निकलवाने का एतराफ़ कर लिया। जो पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश की है उसमें गिरोह नौकरी के लिए मेडिकल करवाने का झांसा देता था। इस्लामाबाद ले जाकर गिरोह जो था वो उनको लेके जाता था और उसके बाद वहाँ जाकर उनका गुर्दा निकाल लिया जाता था। हमारे साथ इस वाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जी SSP लाहौर सिद्रा साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सिद्रा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह के समा को वक्त दिया। सबसे पहले बताइए कि ये किस तरीके से ये स्कैम सामने आया था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर जी। हुआ ये था कि हमारे पास एक डेट को 2 अगस्त को थाना सतो कतला में एक एप्लीकेशन दिया था अकरम व रहमत ने, और उनका इसमें एक जो ही कंटेस्टेड इन दैट एप्लीकेशन कि उन्हें एक जुल्फ़िकार नामी आदमी ने नौकरी का झांसा दिया और मेडिकल के बहाने वो उनको कहा कि उनका मेडिकल जो होता है वो रावलपिंडी में होता है, उधर लेके गए, जहाँ फिर बाद में उन्हें ब्लाइंड फोल्ड किया गया और एक अननोन मकाम पे फार्म हाउस में लेके जाया गया मेडिकल के बहाने और वहाँ उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया। उनकी एप्लीकेशन पे जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 48 आवर्स वी वर एबल टू अरेस्ट द मेन एक्यूज्ड जो कि लाहौर में इन्वॉल्व था इन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन में, हु आर इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज जी। सही, तो मुझे बताइएगा सिद्रा कि कितने एटलीस्ट नौजवान हैं जो कि इस ग्रोह के स्कैम का निशाना बने?
जी, जब हमने इन 3 बंदों को बेसिकली अरेस्ट किया है, एक का नाम जुल्फ़िकार है जी, एक का नाम लियाकत है और जो इनके मेन लीडर हैं उनका नाम है रज़ा मसीह। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 80 से 90 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की है इलीगली, और वो जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट करते थे उनका शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड इनके पास मौजूद होता था, और तकरीबन 80 से 90 हमने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या CNIC इनसे बरामद भी किए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो स्पेसिफिकली जो गुर्दे निकालते थे, तो फिर ये आगे कहाँ से स्मगल करते थे? क्या ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होते थे या फिर इसको स्मगल कर देते थे? जी, बेसिकली जब भी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ये डायरेक्टली जो डॉक्टर्स हैं कभी जो डोनर होता है उससे इन कांटेक्ट नहीं होते इफ़ इट्स इलीगल। ये 4 टियर पे चलती है। एक इंटरमीडियरी होता है, एक जो लोगों को ल्योर करता है, एक वो है जो ट्रांसपोर्टर होता है और जो इनका मेन लीडर होता है, और एक तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज होती है जहाँ वो मेन डॉक्टर्स को लेकर जाते थे। ये मोस्टली हमारी टारगेट ऑडियंस लाहौर की थी, और ये किडनी जो ट्रांसप्लांट और जो इसका यूजेज होता था जनरली वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में ट्रांसप्लांट होता था, क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू क्लोज द मेन डॉक्टर्स जो हमारी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद में, तो दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन होती थी ये खाली सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के साथ होती थी, फॉरेनर्स भी उनके भी यानी ट्रांसप्लांट वो करवाते थे इनसे। ये डॉक्टर्स तक जब हम पहुँचेंगे तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सही, लेकिन सिद्रा इतने बड़े पैमाने पर ये स्कैम हुआ है। जैसे आपने भी कहा कि 80 से 90 नौजवान ऐसे हैं जो कि अपने गुर्दों से महरूम हुए, तो ये इतना लेट क्यों पता चला? ये पहले क्या रिपोर्ट नहीं हुआ? देखें, these people had for quite some time, और I believe it's not it's better कि मतलब इट्स लेट देन नेवर वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको क्लोज़ किया, और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इस एक ग्रो के क्लोज़ करने से किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस कम्प्लीटली, इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। देयर आर मैनी पीपल, जब बहुत बड़ा स्कैम है सिद्रा। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमारे रिपोर्टर जहांगीर खान जो कि तमाम सूरत हाल को इसको कवर भी करे, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। जहांगीर, ये बताएगा कि ये, जैसे मैं भी सिद्रा से पूछ रही थी, ये इतना बड़ा स्कैम है, तकरीबन 80 से 90 नौजवान जो अपने गुर्दों से महरूम हो चुके, ये खबर सर्फिस पे आई कब? मदीहा, पहली बात तो ये कि ये कोई पहला वाकया या कोई पहला गैंग ऐसा नहीं है जो लोगों के गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस हो। अभी हाल ही में डॉक्टर फवाद मुमताज का केस भी आपके इल्म में होगा कि एक बहुत बड़ा रैकेट पुलिस ने ब्रेक किया था। सर्जन है डॉक्टर फवाद मुमताज, पूरा एक रैकेट चला रहे थे जो कि गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस था, और मरहूम अदाकार उमर शरीफ जो है उनकी बेटी की भी गैर कानूनी पैवंदकारी इन्होंने ही इसी गैंग ने की थी, और उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था। और फिर उसी गम में जो है अदाकार जो है उमर शरीफ वो भी खालिक हकीकी से जा मिले थे, और इस गैंग में एक मैकेनिक भी शामिल था जिसने 25 लोगों की गैर कानूनी तौर पर सर्जरीज की थी। उस गैंग की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरा मैकेनिक, क्या बात कर, नॉर्मल मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक था, उसने 25 सर्जरीज जो है वो लोगों की कर दी थी, और उनके जो बेनिफिशरीज थे वो ज्यादातर गैर मुल्की थे, फॉरेनर्स थे। अभी दूसरा रैकेट जो ब्रेक हुआ है इसमें भी बताया जा रहा है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक 90 लोगों की गैर कानूनी पैवंदकारी जो है वो की जा चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें विद कॉन्सेंट, यानी लोगों की रजामंदी से उनकी पैवंदकारी जो है वो की जाती है। उनको 3-3.5 लाख रुपए का लालच दिया जाता है, लेकिन पैवंदकारी के बाद चंद हजार रुपए उनको तनख्वाह दिया जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। जब मामला पुलिस के नॉलेज में उस वक्त आता है जब कोई दरखास्त मौसूल होती है कि मेरे साथ ये वाकया हो चुका है, तो उसके बाद से पुलिस जो है वो तफ्तीश शुरू करती है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। अब इस गैंग की अगर बात करें तो ये 4 जो बेसिक लोग गिरफ्तार हुए हैं ये डोनर्स प्रोवाइड करते हैं। जो इनका जो मेन जो ऑपरेट करने वाले हैं, जो गैंग लीडर्स हैं, वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के जो एरियाज हैं वहाँ पर ये गैर कानूनी पैवंदकारी का प्रोसेस जो है मुकम्मल किया जाता है। वहीं पर ये प्राइवेट फार्म हाउसेज में ले जाकर लोगों की पैवंदकारी की जाती है। अभी इसे तफ्तीश मजीद जारी है, और पुलिस का ये दावा है कि जल्द इसमें जो मुलविस डॉक्टर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्यादातर जिनका टारगेट होता है वो गरीब तबका है, जो भट्टा मजदूर है लाहौर में या किसी भी शहर में मजदूरी करने वाला जो तबका है वो इनका टारगेट ज्यादा है, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है। ये लोग उनको कायल करते हैं कि आप एक गुर्दे पर भी जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो अपना दूसरा गुर्दा जो है वो डोनेट कर दें, आपको 3 या 3.5 लाख रुपया मिलेगा।
जो एक मेन अमाउंट है इस एक पैबंदकारी के प्रोसेस की, वो 1 करोड़ तक की जाती है, जिसमें डॉक्टर्स का हिस्सा है, डोनर प्रोवाइडर का हिस्सा है, जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट फराहम की उनका हिस्सा है, जिन्होंने पैबंदकारी के लिए जगह दी उनका हिस्सा है। तो उस शख्स के हिस्से में से चंद हजार रुपए आते हैं जिसने अपना गुर्दा डोनेट किया है। जो बाय लॉ अगर इसको देखा जाए तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ आपका जो ब्लड रिलेशन है वही गुर्दा जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को, अजीज को डोनेट कर सकता है, और उसकी भी एक बाकायदा तौर पर कार्रवाई होती है, लिखत पढ़त होती है, और उसके बाद उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं कि क्या इसका गुर्दा उस बेनिफिशियरी के साथ मैच करता है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आगे ट्रांसफर होगी। तो उस प्रोसेस के बाद जो है वो पैबंदकारी कानूनी तौर पर की सकती है। लेकिन जो गैर कानूनी पैबंदकारी का मरहला अमल है इसमें कोई भी। अच्छा, जल्दी से क्विकली मुझे बताइएगा जहांगीर, क्या ये सिर्फ एक ही रैकेट है जो कि बड़ा एक्टिव था, इसके अलावा कोई और भी ऐसा बड़ा रैकेट है जो कि ऐसे ही गुर्दों की इलीगल पैबंदकारी में जो मुलविस है? अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि एक से ज्यादा ग्रोह जो है वो मुतहर्रिक हैं, और इनके जो ज्यादा सेंटर्स हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और साथ में हमारे साथ SSP सिद्रा वो भी लाहौर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आपका मूड चेंज करती हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं पहले ब्रेक पे चली जाती हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं फैसलाबाद में एक बड़ा प्यारा एक मेला हुआ था उस हवाले से बताऊँगी, लेकिन पहले ब्रेक पर जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक कप्तान और अंडर 19 क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच मोहम्मद यूसुफ इन दिनों कराची में क्रिकेटर्स को अंडर 19 एशिया कप की तैयारी करवा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ से बातचीत की है हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने, वो देखते हैं और जानते हैं कि मोहम्मद यूसुफ का क्या कहना है, और साथ साथ पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पर भी कुछ गुफ्तगू हुई है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट और उससे जुड़े बड़े बड़े नाम, और यही नाम पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की ज़मानत बनते हैं, फ़ख्र का बाइस बनते हैं। उनमें से ही एक क्रिकेटर, एक पहचान मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जब क्रिकेट खेली तो ज़बरदस्त खेली और अपने बल्ले से इतने स्कोर किए कि दुनिया में इनका डंका जो है वो बजता रहा। तो यूसुफ भाई, अमूमन जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं वो मेन टीम के साथ रहना चाहते हैं, आप मेन टीम के साथ भी रहे, क्या वजह है कि आप अंडर 19 पर फोकस कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जब टीवी में बैठता था, मैं 12-13 में टीवी में बैठना शुरू हुआ था, तो मैं उस वक्त से ये बात कर रहा हूँ कि हम जितने बड़े प्लेयर हैं ना, उनको निचले लेवल पे काम करना है, ताकि हमारे जो निचले लेवल से प्लेयर रेडी होंगे ना, प्लेयर डेवलपमेंट, ये जो जगह है ये प्लेयर डेवलपमेंट की है। यहाँ अगर प्लेयर रेडी होंगे तो हमारी बड़ी टीम जो है वो तगड़ी होगी, जैसे दुनिया की दूसरी टीमें हैं। क्या देख रहे हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, ख़ासतौर पे अंडर 19 के जो बच्चे हैं, जो स्टफ़ आपके पास आ रहा है, इस स्टफ़ को आप कैसा देख रहे हैं? यहाँ तक तो ये आ गए हैं, जो नीचे से एक लौट आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना हमारे जो नीचे डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं रीजन में, उनकी नज़र बड़ी सही होनी चाहिए कि वो उन बच्चों को सिलेक्ट करें जिनमें टेक्निक बेहतर है, उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर है, उनको स्ट्राइक रोटेट करनी आती हो, इस लेवल पे आना है, तो ये चीज़ें उधर से बेहतर हुई हों। और आगे से फिर हमारा काम है इनसे परफॉर्मेंस भी लेनी है और इनको और डेवलप करना, ताकि ये पाकिस्तान टीम में जाके टेक्निकल फॉल्ट ना हो, इनमें स्ट्राइक रोटेट करने का मसला ना हो, इनकी फिटनेस का मसला ना हो। ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान टीम में लड़का आता है ना, उस पर हमें नज़र आती हैं। तो भाई, डिफरेंट बैकग्राउंड से लड़के आते हैं, आप ख़ुद एक गरीब घराने से उठे और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये जो काउंसलिंग है, हर घर के बच्चे को, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे को जो है वो एक ही नज़र से देखना, ये कितनी ज़रूरी है, और आपने भी एक वक्त गुजारा होगा, तो वो सब चीज़ें भी आपकी नज़र में होंगी। ये तो बढ़ता हुआ पोटेंशियल है हमारे लिए, ये जो बच्चे हैं। देखिए, गलती इंसान से हो सकती है, इस पे तो इंसान है, सारे फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन जानबूझ के इंशाल्लाह इधर कोई गलती नहीं होगी, किसी को फेवर नहीं दी जाएगी, चाहे वो अमीर है, गरीब है। और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी जो लोग पाकिस्तान में ऐसी जगहों पे हैं, जो आप किसी ऐसे बंदे की सिफारिश करें कि जो डिज़र्व ना कर रहा हो, तो वो भी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई हुई है। अब हमें ईमानदारी से काम नहीं किया तो ये और नीचे चली जाएगी।
एक है हमारी मेन क्रिकेट पाकिस्तान टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो इम्तिहान है हमेशा से बड़ा, वहाँ का पर्चा बड़ा सख्त आता है। तो इस टूर को आप कैसा देख रहे हैं? वहाँ भी तैयारियाँ हैं, यहाँ भी तैयारियाँ? नहीं, देखिए ये टूर हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस टूर पे ना, क्योंकि बड़ी टीम है और कंडीशंस अब तो खैर वैसी नहीं रही पहले होती थी, अब तो काफ़ी फ्रेंडली हो गई, बैटिंग फ्रेंडली विकेटें हो गई हैं और अच्छा इवन बाउंस होता है कि जो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इससे लर्निंग बहुत होती है। जैसे हमारे यंगस्टर गए हैं, खुरम वो बड़ा अच्छा बॉलर है, मैंने उसे ओवर द ईयर फर्स्ट क्लास में और इधर उधर देखा है, उसकी लाइन लेंथ, उसका एक्शन, वो स्टेन की तरह आता है। साइम अयूब, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। देखिए अब इनको मुसलसल चांस मिलेगा तो ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ये वो समझने कि वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जा रहा है पाकिस्तान का, आप इस अटैक को कैसा देख रहे हैं? देखिए अगर जिस बॉलिंग को रिकी पॉन्टिंग खेला उस हिसाब से तो वाकई ऐसे ही है, लेकिन आजकल जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है वो यही है, तो हमने इसके साथ काम लेना है, हमने इन्हीं से परफॉर्मेंस लेनी है। वो तो उसकी अपने हिसाब से वो बात कर रहा है कि उसने वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद, फिर ऑलराउंडर हमारे पास बड़े अच्छे होते थे, फिर आपका जाहिद था एक फास्ट बॉलर। इस अटैक के साथ भी जो है हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सके, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें चेंज करें और हम तारीख को बदल दें? देखिए उस टाइम हम फिटनेस की वजह से हार जाते थे, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन ये अगर देखें कि 2000 में मेरा पहला टूर था जिसमें ये सारी बॉलिंग थी और होबार्ट वाला टेस्ट हम जीत गए थे। अब उसने ख़ुद भी बाद में माना है लैंगर ने कि मैं कॉट बिहाइंड हो गया था, अंपायर ने आउट नहीं दिया, मैं इसलिए नहीं करे। 6 आउट हुए थे, एटलीस्ट फाइट होनी चाहिए। इस भाई जाते जाते इतनी कामयाबियां हैं, इतना माशाल्लाह आपको प्रेज़ किया जाता है, इन सारी कामयाबियों को आप किसी शख्सियत से के नाम करेंगे? करना अल्लाह ने है, कोशिश, मेहनत ये हमने लाजमी करनी, इसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं अपने वालिदैन की वजह से, उनकी ईमानदारी थी, हम लोग बहुत गरीब थे, इसके बावजूद ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा, तो उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बिल्कुल यूसुफ भाई, आपके वालिदैन ने मेहनत की और आप सितारा बन के चमक रहे हैं और बहुत सारे सितारों को तैयार भी कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो सितारे तैयार होंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, कुछ जज्बात इन्होंने शेयर किए और कुछ जो हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। चलिए जी, हमारी तो नेक तमन्नाएं हैं हमारी अंडर 19 की क्रिकेट टीम के साथ कि वो अच्छा खेलें और आगे जाके एशिया कप जो है ये तो जीत कर वतन वापस आए ही, क्योंकि हमारी बड़ी तमन्नाएं हैं जो है ना नेक तमन्ना उनके साथ, और हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ। स्पेसिफिकली अभी वर्ल्ड कप पे जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद से हमारे दिल बड़े टूटे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जी हमें क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर मिले। कल लड़कियों ने तो हमें बड़ी अच्छी खबर दी ही है कि जो न्यूजीलैंड को उन्होंने बीट किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन T20 सीरीज़, तो वो एक अच्छी खबर थी। आई होप कि हमारी अंडर 19 जो टीम है वो भी अच्छा परफॉर्म करे और हमारी जो मेन क्रिकेट टीम है जो इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में वो भी अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ, हमारी बड़ी कोशिश होती है कि जो आजकल जो जेनजी है, जो नई जनरेशन है, कि उसकी जो वोकैबलरी है हम कहीं ना कहीं उस तक पहुँच सकें। बड़ी उनकी हम देख रहे हैं कि नई नई वोकैब में कोई ना कोई चीज़ ऐड होती जा रही है। तो इस साल डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड हुआ है जो कि है जनाब रिज़ का, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जिस लफ्ज़ का जो इंतखाब किया है 2023 के लिए, वो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो रिज़ का वर्ड है। बेसिकली ये लफ्ज़ जो है ये हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम हॉलैंड ने सबसे पहले एक तकरीब के दौरान इस्तेमाल किया था और नौजवानों में ये लफ्ज़ फिर बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया और इसीलिए इसे ऑफिशियली एक लफ्ज़ की हैसियत दे दी गई है। और ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर जो निकला है वर्ड वो है करिश्मा से। तो उन्होंने करिश्मा से वर्ड निकाला रिज़ और उनका रिज़ फिर हो गया वायरल और अब ये लफ्ज़ रिज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि 2023 की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ऐड भी हो गया है और इसके मानी वही हैं करिश्मा के, लेकिन एक तरह से उसकी ये शॉर्ट फॉर्म आ गई है। सो हमें बहुत सारी जगहों पे होता है ना कि फोमो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, के भी ये जो नई जेनजी की जो नए वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो क्या हैं, तो उनमें से ये भी रिज़ वर्ड एक है। तो आई एम श्योर कि अब आप लोग भी अगर समझ आएंगे, अगर कोई किसी रिज़ की बात कर रहा होगा तो आपको पता होना चाहिए ये बात हो रही है करिश्मा की। एक छोटी सी मैं यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मत जाइएगा।
सबके समा मदीहा के साथ में एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 10:07 हो रहे हैं और हम अब बात करने जा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन। हर पॉलिटिकल जमात जो है वो इलेक्शंस के हवाले से तैयारी करी है, लेकिन साथ में ये भी बातें हो रही हैं कि क्या इलेक्शंस टाइम पर भी होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कैटर करना ज़रूरी है, और साथ में जो पॉलिटिकल जमातें उनकी तैयारी क्या है वो भी देखनी है, और क्या लोग जो हैं वो कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद उनकी परेशानियों का हल उनके सामने आएगा। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बजे की जो हाईलाइट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन और सियासी जमातों के आपस में होने वाले इंतखाबात। क्या इलेक्शंस बर वक्त होंगे, अभी भी इस बात का खदशा है। लाहौर में स्मोक से वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लगी और साथ में डेंगू ने भी सर उठा लिया। और बात करेंगे कि कराची के मैनहोल बन गए मौत का रास्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ज़रा इलेक्शंस के हवाले से। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे माहौल में एक गहमा गहमी बढ़ती जाएगी और सियासी मंजरनामे पे नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएंगी। लेकिन क्या ये इलेक्शंस आवाम के हक़ में फ़ायदेमंद होंगे और क्या ये इलेक्शन सियासी जमातों के अंदर की टूट फूट को सामने ले आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह का समा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे या नहीं होंगे, और कुछ ख़ास तैयारी जो है वो हमें नज़र भी नहीं आ रही। आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी नज़रें तो इलेक्शंस पे तब से हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो अभी आपको लग रहा है कि वो जो गहमा गहमी इलेक्शंस की होनी चाहिए वो हो रही है? इंतखाब जो है वो शेड्यूल के बाद ही ज़्यादा एक्टिव होता है। अभी तो लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं अपनी पार्टी को, और पार्टियां भी अभी फैसला तो कोई नहीं कर रही ना। 14 दिसंबर के बाद आपको गहमा गहमी नज़र आएगी। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इंतखाब नहीं होंगे, इनके कोई मफादात हैं। अब इंतखाब में क्या रह गया है? जो हल्का बंदियों का मसला था वो रिजॉल्व हो गया। अब हल्का बंदियों के बाद शेड्यूल अनाउंस होना और शेड्यूल के बाद इलेक्शन हो जाने, मुझे नहीं समझ आ रही लोग काहे को ये बातें कहते हैं, उनके मकासद क्या हैं। और एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते और ये सियासी गैर यकीनी बढ़ती है तो इसका नुकसान हम सब को होगा। उन लोगों को भी होगा जो नारे मारते हैं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, वो बच नहीं पाएंगे। जो इक़्तिसादी बदहाली आएगी, जो यहाँ पे अबतरी आएगी, जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, उससे वो बचेंगे नहीं। हम एक मुल्क में रहते हैं और अच्छाई और बुराई जो भी यहाँ पे होगी हम उससे सब मुतासर होंगे, ABC सब मुतासर होंगे। तो मैं नहीं मानता कि ये बातें कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे। 8 को लोगों को तैयारी करनी चाहिए पोलिंग स्टेशनों पर जाने के लिए। पोलिंग स्टेशनों पर जाने से पहले वो देख लें कि उनका जो वोट है वो किस पोलिंग स्टेशन पे है, और जाके वोट डालें। फिर जो फैसला होगा आवाम का उसको हम सब तस्लीम करें, ये बात है। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, कितने फ़ीसद ये इम्कान है कि जो होने वाले इलेक्शंस हैं वो साफ़ और शफाफ हो? ये जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन की आप बात करते हैं, ये फ़िक्र आपने अच्छा ढूंढ लिया है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंतखाब भी साफ़ और शफाफ नहीं कहलाया मासिवाय 1970 के इंतखाबात के। ये जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात ढूंढते हैं, ये वैसे ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुल्क में साफ़ और शफाफ हुकूमत भी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। 70 साल से इनको साफ़ और शफाफ हुकूमत भी नहीं मिली और इनको इंतखाब भी नहीं मिले। ये हर आदमी का अपना एक मयार और पैमाना है शफाफियत का। आपका और है, मेरा और है। देखना ये है कि जो लिस्टें बनी हैं इलेक्शन की, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या उसमें आपके नाम हैं? क्या आपका शनाख्ती कार्ड है? आपकी तस्वीर है? ये बुनियाद है पहली। क्या आप जो पोलिंग स्टेशन बनेंगे उसमें आपका वोट है? अगर आपका वोट का इंदराज है तो आप जाके वोट डालें। और अगर आपने वोट डाला है और वो वोट उतने निकलते हैं डब्बे में से जितने आपने डाले हैं, तो बात ख़त्म होगी। अब मुझे नहीं पता आता ये लोग वोट तक नहीं डालने जाते, वो ये साफ़ और शफाफियत की बातें ज़्यादा करते हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब तो खैर मीडिया भी इतनी तरक्की कर गया है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन भी, और लोगों को पता भी है कि महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है और लोगों को पता है कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है।
लेकिन आपको लगता है कि लोगों को ये चीज़ एड्रेस भी करनी आएगी, जब नुमाइंदे उनके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो लोग उनसे पूछ सकेंगे अच्छा भी ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं, इन मसाइल का आपके पास हल क्या है? क्योंकि जैसे हम बाहर देखते हैं कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर डिबेट्स होती हैं चैनल्स पर, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी डिबेट्स होनी चाहिए ताकि मगलों से पूछे कि ठीक है दावे तो हर कोई करता है, लाएमल क्या होगा आपके पास? काश पाकिस्तान में ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही, डिबेट के अलावा हम सारा दिन फजूल किस्म की बहसों में उलझे रहते हैं। किसने किसको क्या कहा, कौन किसी के कमरे में क्यों गया, उस कमरे में क्या हुआ, हम इस खेल से बाहर ही नहीं निकल रहे और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पूरा माशरा जो है इसके अंदर शामिल है, ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है। आप जाके देख लें कि इस किस्म के जो वीलॉग्स हैं और इस किस्म के जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनको कितनी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनको देखने वाले कितने हैं। तो माशरे में से लोग हैं ना, बजाय इश्यूज़ पे बात करें। कोई शख्स भी ये सवाल करने को तैयार नहीं कि जो गंदम जो है उससे जो आटा बनता है, गंदम से आटा बनने पर क्या कॉस्ट आती है, आटे से फिर तंदूर तक जो सफ़र है वो कितने कॉस्ट करता है, और जब रोटी बनती है उसकी क्या कॉस्ट है, और रोटी जब आदमी ख़रीदता है उसकी क्या कॉस्ट है। इस पर कोई डिबेट नहीं होती, इस पर कोई रिसर्च आपको नहीं मिलेगी। ऐसी रिसर्चें मिलेंगी जिनका आवाम से कोई तल्लक ही नहीं है। तो हमारी गलती है ये, इसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ कि हम लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करें। सुबह से लेकर शाम तक हम जो एक सियासी मामले को उठा लेते हैं और रात तक उसी सियासी मामले पर हम बात करते रहते हैं। आई एग्री विद यू, जब तक हम इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, हम आगे जा ही नहीं सकते। सही। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं, सर पॉलिटिकल जमातों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आने से पहले विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी आपस में हम लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं, बड़ी डिसएग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं। अभी हम नारोवाल के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर हम देखते हैं कि टिकटों के हवाले से बड़े डिसएग्रीमेंट्स खुल के बड़े सामने आ रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल इनकी मज़ीद ऐसी ही हो जाएगी, मतलब यह इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर थोड़ी बहुत हमें यूनिटी नज़र आएगी? क्योंकि यूनिटी नज़र नहीं आएगी तो लोग कैसे वोट देंगे इनको? मदिया, पंजाब में कितनी कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और नारोवाल तो उसमें से एक है ना। और हम नारोवाल के को अब एक एग्जांपल बना के तमाम पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। नारोवाल के अंदर एक मुकामी सियासत का इशू है, वहाँ पे दो लोग हैं जिनका एक पार्टी से तल्लुक है और दोनों वहाँ पे इलेक्शन में पार्टी के दो बड़े हम देख रहे हैं, दानियाल अजीज, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनमें एहसन साहब में दो बड़े सीनियर लीडर्स हैं। मदिया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये सिर्फ दो ही बड़े स्टारवेट आपको नज़र आते हैं, दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के मुकाबले में, और कोई भी उस पार्टी में नहीं है? ये हर जगह होगा और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जब पार्टी मेरा ख्याल है 16 या 17 दिसंबर को टिकटें अनाउंस कर देगी तो एक ये हंगामा हर जगह पे होगा। जिस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी जो है वो रिएक्ट करेगी और मेजॉरिटी के सामने वीलॉग वाले अपने माइक लेके खड़े होंगे, आपको टिकट क्यों नहीं मिला, आप बताइए अब आप क्या चाहते हैं। ये होगा, ये कोई अनहोनी नहीं होगी, ऐसा होता है। जब एक आदमी को टिकट मिल सकता है ना एक सीट से, और दरख्वास्त देने वाले अगर 8 या 9 हो तो 7 और 8 तो महसूस करेंगे कि उनका हक मारा गया और हम लोग उसको अपना इस्तेमाल करेंगे बतौर न्यूज़ के। ये तो होगा, मुझे तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि सियासी पार्टियों के पास नहीं होगा। इट्स ए नेशनल थिंग है। टिकट तो एक आदमी को मिलेगा ना। कौमी असेंबली की एक सीट है, वहाँ से 8 या 9 आदमी अप्लाई करते हैं तो 7-8 को तो नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो इलेक्शंस को लेकर। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, यानी कि वो किसी भी जमात के इत्तेहाद नहीं करेगी और फिर वो अकेले हुकूमत भी बनाएगी। आपको ये वैसे पॉसिबल दिखाई दे रहा है? आप तो पंजाब में बैठे भी हुए हैं, पंजाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है पंजाबी पीपल्स पार्टी से रूठे हुए हैं, कुछ आपको ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा नशस्तें होंगी, बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है। और देखिए, उनको ये कहने का हक तो है ना। अब जब मैंने कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है या मैंने जो चीज़ लोगों को पेश करनी है वो कमज़ोर, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे हम बहुत ताकतवर हैं, हम हर जगह पे मौजूद हैं, हम हर नशिस्त पे मुकाबला करेंगे, हम हर नशिस्त से इलेक्शन जीतेंगे, हम ये कहेंगे ना। असल में हो क्या रहा है? हो रहा है कि कोई शख्स भी पार्लियामेंट के ताकत की बात नहीं कर रहा।
होना ये चाहिए कि हम कहें कि आइए सब मिलके पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएं। कोई शख्स भी मुकामी हुकूमतों की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आपके और मेरे मसाइल का हल मौजूद है। ये है उस इशू। ये गवर्नमेंट में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले गवर्नमेंट में नहीं रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में नहीं रही, पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं रही, क्या इनकी हुकूमतों में आने से मेरे मसाइल हल हुए? जवाब है नहीं। मुझे अपने मसाइल का हल चाहिए। उस पर अगर कोई डिबेट हो तो मेरी समझ में आती है। बाकी पार्टियों का ये दावा कि वो अक्सरियत हासिल कर लेंगी, ये दावे के बगैर तो वो आवाम तक जा ही नहीं सकती। क्या जाके आवाम को वो ये कहें कि वो कमज़ोर पार्टी है? ऐसा तो वो नहीं कहेंगे ना। वो ये कहेंगे कि हम बहुत ताकतवर हैं और बहुत नशिस्तें हासिल करेंगे, और 8 फरवरी को पता लग जाएगा। 8 फरवरी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, बराए मेहरबानी तमाम सियासी जमातें 8 फरवरी के जो भी नताइज हो उनको तस्लीम करें, तब भी मुल्क आगे जा सकता है। और अगर तस्लीम नहीं करेंगे और ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क गया तो मामलात और उलझेंगे। ये आपने बड़ी सी बात की कि जो भी इलेक्शंस के नताइज हों तमाम तरह सियासी जमातों को चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट भी करें। लेकिन मुझे बताएं कि उससे पहले ये जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जब ये आवाम के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, और लोगों ने सबकी परफॉर्मेंस देखी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। तो उनमें से किसी के पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने प्रूव की हो? क्योंकि दावे तो बहुत करते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, और शायद सियासतदानों ने भी बात अपने पल्लू से बांध ली है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ पिछले कई सालों से नहीं हुई जो आवाम को सुकून फराहम कर सके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि बिजली के जो रेट है महंगा हो रहा है, तो मुझे तो वो मुतासर करता है ना। मुझे कोई ये बताए कि बिजली के रेट को काबू कैसे करना है, ये बात तो कोई नहीं करता। और सियासतदानों को मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना। वो कॉन्फिडेंस में इस पर मुझे लेने को तैयार नहीं है। इस पर डिबेट, और इस पर हम सब जिम्मेदार हैं। मैंने किसी टेलीविज़न पे ये डिबेट नहीं देखी कि उन्होंने माहिरीन को बुलाया हो और उनसे बहस की हो कि भाई कैसे मुमकिन है कि बिजली सस्ती की जाए, जो बिजली की चोरी है इसको कैसे कम किया जाए, जो लाइन लॉसेज है इनको कैसे कम किया जाए। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो लोग उन प्रोग्रामों को देखते भी नहीं हैं, और फिर मालकान कहते हैं कि ये आपके प्रोग्राम की तो व्यूअरशिप ही नहीं है। वो भी सही कहते हैं। असल में सारा मामला हो गया कारोबारी। हाँ, वही ना कि कारोबारी मामला हो गया। अगर रेटिंग नहीं आई तो आप फारिग हैं फिर। बट इफ्तिखार साहब, आपने बड़े ऐसी डिबेट्स भी करवाई हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि सिंस यू आर इन समा, तो हम चाहेंगे कि आप भी वो जो सियासतदान आके जो डिबेट्स आप करवाते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने मीडिया के फोरम से इनसे डिबेट ज़रूर कराएं कि ठीक है आप आएंगे, आप बिजली की जो है के हवाले से बात करते हो तो बताएं लाएमल क्या है, गैस की शॉर्टेज के हवाले से आपके पास लाएमल क्या है, रुपया को मुस्तहकम करने के लिए लाएमल क्या है, महंगाई को कम करने के लिए लाएमल क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी आवाम को ज़रूर बताएँ, उनको गाइड करें कि जब उनके पास कोई घर पे, उनकी घर की दहलीज पे वोट मांगने के लिए आए तो उनके पास कौन से अहम सवालात होने चाहिए जो उनसे पूछें, और फिर उस पे अगर वो मुत्तफिक होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ओनली देन जाके उनको वोट करें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहले तो उनसे ये पूछें कि जिस महल्ले में आप आए हैं, इस महल्ले की सफाई का जिम्मेदार कौन है, इस महल्ले की नालियाँ क्यों नहीं अच्छी हैं, इस महल्ले में पानी क्यों नहीं आता, इस महल्ले के अंदर बिजली की सप्लाई क्यों नहीं बेहतर है, इस महल्ले में गैस क्यों नहीं आती। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इस महल्ले में ये जो भैंसें और बकरियां बांधी हैं लोगों ने गलियों में, इनका क्या हाल है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन यही असल हमारे हकीकी मसाइल हैं, और इन्हीं मसाइल से हमें निपटना है। दुकान जो है उस पर 2 नंबर माल बिक रहा है गली में, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है कि वहाँ पे अच्छा माल बिके। ये तमाम चीज़ें लोगों को सवाल करने चाहिए। हम ये जो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असेंबली में जाएंगे, सेनेट में जाएंगे, ये बड़ी बातें हैं। मेरे मसाइल का हल मुझे अपनी दहलीज पे चाहिए, और मैं कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा। मैं एक अच्छा अस्पताल, साफ़ सुथरा अस्पताल मांग रहा हूँ, मैं साफ़ सुथरी ट्रांसपोर्ट मांग रहा हूँ, साफ़ सुथरा शहर मांग रहा हूँ, और ये मेरा हक़ है। अगर आप ये दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो इसके लिए तरीक़ाकार का तयन करें, तरीक़ाकार को तजवीज़ के तौर पर लाएँ और इस पर काम करें और पैसा इस पर खर्चें। बिल्कुल सही बात। आपने जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट आउट किया है वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इफ्तिखार साहब, मेरे ख्याल से ना एक सेगमेंट आपके साथ काफ़ी नहीं है। हमने इलेक्शन से पहले आपके साथ ऐसा एक और सेगमेंट करना है जिसमें आप बताएं हमारी ऑडियंस को कैसे कौन कौन से सवालात हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर उनको सवालात करने हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला इतना बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ अब देखें कि जिस तरह से तेल महंगा होता चला जा रहा है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, गाड़ियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो लोग निकलेंगे इस बड़े महंगाई के हिसाब से।
बदिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मौका मिला इदारे की तरफ से तो हम उन इश्यूज़ पे बात करें जो आवाम की इश्यूज़ हैं, और हम कोशिश करें कि कोई ना कोई हल तो तजवीज़ हो। मतलब डिबेट तो होनी चाहिए ना। कोई डिबेट में बात कहेगा कि मैं गंदम सस्ती कर सकता हूँ, ये कोई महंगी बेचना चाहेगा, लोग तो फैसला करेंगे उसने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। सही, बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सुबह सुबह मेरे वक्त पे सुबह सुबह आपने वक्त निकाला है। इंशाल्लाह इफ्तिखार साहब हमें हमारे शो में ज्वाइन करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों की रहनुमाई भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए वाकई कुछ सवालात इफ्तिखार साहब ने ऐसे बताएं कि आपके पास जब कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछेगा ज़रूर कि मुझे बताएं कि मेरी जो गली में जो सड़कें ख़राब हैं इसका जिम्मेदार कौन है, इसको ठीक किसने कराना है, ये नालियाँ साफ़ किसने करनी है, ये मेरे घर के पास जो दुकान है जहाँ से मैं घर की ग्रॉसरी खरीद के लेकर आता हूँ, यहाँ पर चीज़ें सही नहीं मिल रही, उसका एक्शन कौन लेगा। ये जो महंगाई हो रही है, जो चिकन वाला है, जो गोश्त बेचने वाला है, वो गोश्त मनमाने पैसों पे क्यों बेच रहा है, ये दूध वाला जो है ये क्यों ऐसा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमें ऐसे सवालात हैं जो हमें पूछने हैं उन तमाम तर नुमाइंदों से जो हमारे घर आएंगे वोट लेने के लिए। अब ज़रा मूड चेंज करते हैं और मैं आपको लिए चलती हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद में लगा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रंगारंग मेला। इस रंगारंग मेले में क्या हुआ ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु। वैसे पाकिस्तान में जितना पढ़ाई पे स्ट्रेस दिया जाता है ना बच्चों पे, तो मेरे ख्याल से एक एनुअल ऐसा इवेंट काफ़ी नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 इवेंट साल में तो ज़रूर होने चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक वक्त था जब लाहौर का नाम सुनते ही पहले हमारे जहनों में आता था फूड, कल्चर, रौनकें, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं। अब हमारे जहनों में आता है सिर्फ एक लफ्ज़ और वो है स्मॉग। और लाहौर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स पर टॉप रैंकिंग में शुमार हो रहा है। ये फ़िज़ाई आलूदगी ने कैसे लाहौर को अपने कब्ज़े में ले लिया है और साथ साथ डेंगू ने भी अपना सर यहाँ पर उठाना शुरू कर दिया है। एक तो स्मॉग और उससे बढ़ती हुई जो वायरल बीमारियाँ हैं वो, और एक तरफ डेंगू। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह के समय को वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये स्मॉग जो कि हमेशा हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लाहौर को आके जकड़ लेती है और उसे पीछा मुसलसल कर रही है, ये मसला कब तक हल होगा और ये कैसे दूर होगा? देखिए, पहली बात है कि आपने बात किया कि ये जो स्मॉग है, अगर इसको पिछली हफ्ते में इस तरीके से मैनेज किया होता तो आज ये मसला हल हो जाता। और दूसरी बात ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे चाइना है और दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ फॉग का मसला आया लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पॉलिसी बना के हल किया। हमारी यहाँ अलविया ये है कि जब फॉग स्मोक होती है तो हम हंगामी बुनियादों पे काम शुरू कर देते हैं और वक्त गुजार लेते हैं, फिर हम नहीं सोचते कि अगले साल क्या होगा। लेकिन मैं अपने चीफ मिनिस्टर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। जी, प्लानिंग नहीं करते, आप दुरुस्त फरमाएं। लेकिन इस दफ़ा हमारी स्ट्रेटजी जो है ना वो मुख्तलिफ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पर इस पे इस तरह का काम कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जिसके फ़ायदे हों, ताकि हम चले भी जाएं तो हमारे। आपने कहा कि स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है, तो डॉक्टर साहब इस बार क्या मुख्तलिफ स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई है? क्योंकि ये कोई लाहौर का मसला 2-3 सालों से तो है नहीं, पिछले 10-12 साल से, क्योंकि मैं खुद भी लाहौर से हूँ तो हमने स्मॉग का मसला देखा है। तो क्या मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप ये समझे ना कि ये पॉलिसी से अभी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस साल कम ज़रूर हो रही है और हो रही है। पहली पॉलिसी हमने ये की है कि जो मोटरसाइकिल हैं, अब से हमने पाबंदी कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, आइंदा इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। जो सरकारी गाड़ी हैं वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक खरीदेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा तो धुआं नहीं छोड़ा जाएगा और जो गैसेज निकलती हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरा, इस दफ़ा हमने ये किया है कि रक्शे जो है, लेकिन सोचे इस महंगाई के वक्त में, ये आपने सही बात ठीक है, भी होना चाहिए, लेकिन ये सोचे जिनके पास पहले मोटरसाइकिल मौजूद हैं वो बेचारे उसका मुतबादिल क्या तलाश करेंगे। तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि उनका क्या होगा जिनके पास ऑलरेडी बाइक्स मौजूद हैं। देखिए, पहली काम ये होती है अव्वल खेच बात दरवेश। पहले हम अपने सकूमती तौर पे मॉडल बनाएंगे ना, जब हम कोई चीज़ों को करेंगे तो लोग करेंगे। यहाँ पिछले सालों में, सारे सालों में ये होता रहा है
कि हम लोगों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप में तब्दीली लाएं, लेकिन हुकूमत कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब आप मुझे सुनेंगी, मैं आपको बताऊंगा माशाल्लाह हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब आज तक कितना बड़ा अलमिया है कि इस पूरे पंजाब में कोई एनवायरमेंटल लैब नहीं थी। हम बाकायदा रिसर्च बेस हमने यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर को बुलाया और हम एनवायरमेंटल लैब बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देखें होता ये है कि जब स्मॉग आती है तो कहीं हम पानी डालना शुरू कर देते हैं, कहीं छिड़काव शुरू कर देते हैं, कहीं सख्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल लैब भी बना रहे हैं और इस दफ़ा हमने मुख्तलिफ शहर के इलाकों से नमूने लेके उनकी जो है एनालिसिस की है और देखा ये है कि किस जगह पे किस फैक्टर की वजह से ज़्यादा है। कहीं आग लगने की वजह से ज़्यादा है, कहीं पेट्रोल की वजह से ज़्यादा है, कहीं गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा है। तो इस दफ़ा हमने दूसरा काम ये भी किया है। तीसरा इस दफ़ा हमने ये किया है कि पेट्रोल की क्वालिटी को बाकायदा चेक कर रहे हैं और ये हम एक कानून बनाएंगे कि एक खास टाइम में पेट्रोल को चेक कराया जाए, क्योंकि ये जो हमारा गंदा पेट्रोल है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ होता है वो ये होता है कि जो हमारे किसान हैं वो इस मौसम में आके अपनी जो ज़ाया शुदा फसलें हैं उनको जलाते हैं, तो उसकी वजह से उसको जब जलाते हैं आखिरी फैक्टर ये है कि आप देखें कि इन पिछले 10 सालों में अर्बनाइजेशन बहुत हुई है, पौधे बहुत कटे हैं, तो हमने प्लांटेशन भी लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये जब सारे हम इंशाल्लाह ताला नए काम क्योंकि हमें करेंगे, जिंदा रहना है तो प्लांटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फ़िज़ा को पाक रखने की ये प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, कमिंग बैक टू जो बीमारियां फैलने लगी, मैं ज़रा उस पर भी ज़रा बात करूं। जो स्मॉग बढ़ रही है इससे हम अब देख रहे हैं कि वायरल बीमारियां बढ़ने लगी हैं। ये कौन सी बीमारियां डॉक्टर साहब जो सामने आ रही हैं और कौन सा एज ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है इससे? देखिए इस पर कोई शक नहीं कि जो स्मॉग है ना इससे बीमारियां तो होती हैं, लेकिन ये जो मौसम है ना बदलने वाला, इसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं कि जो नज़ला जुकाम का वायरस है वो वैसे ही बहुत एक्टिव होता है। आप देखिए जब मौसम बदलता है, आपने देखा होगा हर घर में 2-3-4 बंदे बीमार होते हैं। ये जो स्मॉग है इसकी सबसे बिल्कुल वो ये है कि एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, एस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है, यानी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और खाली ये जो स्मॉग है ये इंसानों पर असर नहीं करती बल्कि जानवरों पर भी करती है और पौधों पर भी करती है, सब्जियों पर भी करती है, फलों पर भी करती है। यानी कि ये बहुत खौफनाक और खतरनाक इस लिहाज से चीज होती है। तो इसका तरीका ये हमने ये किया है कि इस दफा और साथ में देखिए अगर हम जानवरों की बात भी करें तो पंजाब में तो बहुत सारे लोगों का जो जरिया मुआश है वो तो लाइफ स्टॉक्स की इसकी खरीद फरोख्त से है। तो अगर हमारे वहाँ पे ये जो लाइफ स्टॉक्स है वो मुतासर होने लगे तो बड़ा मसला होगा। जी मैं आपसे एग्रीड हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए जो बदकिस्मती से नहीं हुई और इंशाल्लाह हम इस दफा कर रहे हैं। देखिए ना हमने आर्टिफिशियल रेन पे भी काम शुरू कर दिया है। ये इतना बड़ा काम है कि अगर ऐसा आइंदा सालों में मसला हो तो हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं ताकि ये स्मोक की सबसे अच्छा डॉक्टर साहब आपने आर्टिफिशियल रेन के हवाले से बात की, लेकिन अभी तो ये आर्टिफिशियल रेन के अभी तो प्रोजेक्ट में कोई मसला भी हो गया था, कुछ खटाई में भी पड़ गया था। नहीं देखिए चीजें जब शुरू होती है ना उनमें प्लस की चीजें होती हैं, माइनस भी होती हैं, लेकिन एक डिस्कशन जब शुरू हो जाती है ना ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन होता है। डिस्कशन के बाद भी इसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक चीज को हमने एक आइडिया को फ्लोट किया हुआ है, उस पर काम हो रहा है, उस पर हमने ये आपकी जो उधर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और बहुत दिन जितने यूनिवर्सिटी उसके बड़े बड़े प्रोफेसरों को बुला के उस पर रिसर्च शुरू की हुई है। देखिए चीजों को पकड़ते हैं तो शुरू करते हैं ना, बदकिस्मती से कभी इस पर सोचा ही नहीं गया। डॉक्टर साहब एक चीज हम देखिए ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जो फॉग है वो बढ़ने लग जाती है लाहौर में मिड दिसंबर के बाद से। तो जब ये फॉग भी बढ़ने लग जाएगी, जब ये स्मॉग भी होगी तो लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे? और आपको नहीं लगता कि अगर फॉग और स्मॉग एक साथ मिल जाएंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो लीथल हो जाएगी लोगों के लिए? जी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन इस दफा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हालात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन पिछले दौर के जो दौर थे उनमें अगर आप कंपेयर करें स्मॉग को तो वो उसकी ड्यूरेशन भी और उसकी इंटेंसिटी भी पिछले सालों के मुकाबले में कम है। उसकी वजह ये है कि हमने इस पे हंगामी बुनियादों पे काम शुरू किया हुआ है। मिसाल के तौर पे हमने इंडिया से भी बात की कि वहाँ से जब वो उनकी फसलें जलती हैं तो उसका सारा धुआं जो है लाहौर की तरफ आता है। हमने रूल्स बनाया कि ये जो यूजुअली तो वी आर सफरिंग इट बिकॉज ऑफ दिल्ली। जी ये बहुत बड़ा उनका अपना देखिए। अच्छा क्विकली मैं चाहूंगी लोगों को जल्दी से एहतियात बता दें, लोगों ने भी क्या एहतियात करनी है साथ में, क्योंकि मुझे डेंगू पे भी जरा बात करी तो मुझे मुख्तसरन सर उस पर बता दें कि क्या सिचुएशन है डेंगू की। सबसे बड़ी एहतियात ही ये है कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें तो तमाम इन बीमारियों से जो हम डिस्कशन करते रहे हैं अभी तक, इवन जो नज़ला जुकाम का वायरस है उससे भी महफूज रहेंगे
और थोड़ा सा ये है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि खुश्की ना हो, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसका एलर्जी का। तो ये दो छोटे छोटे काम कर ले। बाकी जहाँ तक हॉस्पिटल्स में हमने दवाइयों की फरावानी की हुई है ताकि हमारी गलती की वजह से या हमारी दवाइयों की कमी की वजह से कोई मरीज जो है, तो मैं मशवरा दूंगा कि मास्क का इस्तेमाल करें, बस सबसे अच्छा इलाज ये। और डेंगू से बचाव के लिए क्या करें सर? देखिए डेंगू तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है कि डेंगू भी बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल के मुकाबले में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफा 40,000 से केस ज्यादा जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी फिगर 14,500 है, जबकि पिछले साल इस वक्त तक 19,000 थी। हमारी डेथ 9 हुई है, पिछले साल 50 हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू दिन ब दिन कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डेंगू चलिए जी, अल्लाह खैर करे और ये डेंगू मुसलसल कम होता चले जाए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेंगू के हवाले से बात की इस मौके पर। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा बात कर रहे थे कराची के हवाले से। कराची के मसलों में जहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला, यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि इन्हीं टूटी फूटी जगहों की वजह से मगिंग के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम जिनको हम कहते हैं, उनके बड़े वाक़यात होते हैं। और इन्हीं सड़कों पर हम देखते हैं कि बड़े गटर भी मौजूद हैं जहाँ पर उनके ढक्कन मौजूद नहीं हैं, और उनकी वजह से इस साल अगर हम बात करें तो तकरीबन रिपोर्टेडली 71 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदों ने इस हवाले से रिपोर्ट भी तैयार की, आपके साथ शेयर भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी और फरवा जैदी इस वक्त मेरे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, उनकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इतना बड़ा मसला है कि कराची में जो मैन होल पर जो ढक्कन मौजूद नहीं होते, हमने कितने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि इसमें लोग गिर जाते हैं, बच्चे ज़्यादा गिरते हैं खेलते हुए, पता भी नहीं चलता, उसके बाद वो बच्चे मिल भी नहीं पाते। ये बड़े वाक़यात हैं। तो शाहनवाज, आपको और फरवा मैं आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ। शाहनवाज, आप दोनों ने जो रिपोर्ट बनाई है इसमें आप लोगों ने बताया भी है कि तकरीबन 71 अफराद इस साल, ये बहुत बड़ा नंबर है कि शहर कायद के 71 बासी जो हैं वो मैन होल के ढक्कन ना होने की वजह से, मैन होल में गिरने की वजह से जाँ भाग हो गए। क्या ये इतनी तादाद है या फिर इससे बड़ी तादाद है? देखिए मदिया, आपने भी शुरू में इंट्रो में बताया कि कराची जैसे मेगा सिटी में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला ये आजकल जो हो गया है वो है मेन होल्स पर कवर ना होना। और जैसे कि आपने कहा कि 71 जो है रिपोर्टेड हैं, और जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं गाँवों में होते हैं या बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। जैसे कि महवाज गोड का एक एरिया है कराची का, वहाँ सबसे ज़्यादा ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन मीडिया को नहीं पता चल पाते या रेस्क्यू को पता नहीं चल पाते, क्योंकि होता ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही जो है बच्चों को निकाल लेते हैं, अहले मोहल्ला निकाल लेते हैं, तो मीडिया तक या रेस्क्यू तक नहीं पहुँच पाती। तो 71 तो सिर्फ रिपोर्टेड हैं, और जो एक्चुअली ये जो तादाद है वो 100 से भी ज़्यादा है। तो सबसे अहम चीज़ ये कि शहर में गटर की ढक्कन है, आखिर कौन है कि जो उसको चोरी कर रहा है या कोई लेके जा रहा है या नहीं है, ये बड़ी वजह है। तो ये वजह क्या है, ये कहाँ चले जाते हैं ये बात? देखिए अभी रिसेंटली मेमन गोड के अंदर एक वाक़या हुआ था, 5 साल की बच्ची थी, वो मेन हॉल में गिरी थी मेमन गोड के अंदर। वहाँ पर पहुँचे थे हमारे मेयर और डिप्टी मेयर, और वो एरिया मेमन गोड डिप्टी मेयर सलमान मुराद के अंडर आता है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ना खुद चोरी करते हैं ना किसी से चोरी करवाते हैं, ये जो मेन हॉल है ये नशे के आदि अफराद की जो ढक्कन है वो चोरी कर लेते हैं। और ये फिर कितने में जाके फ़रोख्त करते होंगे ये? अब देखिए इसमें भी 2 बातें हैं। 70% जो है ये चोरी नहीं होते, सिर्फ 30% के अगर रेशियो निकालें तो 30% सिर्फ चोरी होते हैं, 70% सिर्फ नाकिस मटेरियल की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हमने रिपोर्ट जो मेमन गोड की बनाई थी उसमें भी दिखाया था कि जिस वाक़े के बाद एक ढक्कन लगाया गया, सिर्फ 5 दिन गुजरे उसकी हालत जो है टूटी फूटी हो गई। और वजह क्या है कि इनमें नाकिस मटेरियल होता है और सिर्फ एक लोहे की स्ट्रिप बना के उसको लगा दिया जाता है। गाड़ियाँ गुजरती हैं, इवन कि मोटरसाइकिल गुजरती है वो टूट जाती है। और अब कुछ जैसे 30% जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो नशे के आदी होते हैं, वो लोहा निकालने के लिए इसको ले जाते हैं, और मुश्किल से इसके अंदर 150 से 200 रुपये का लोहा होता है। सिर्फ 150 से 200 रुपये के लिए वो लोगों की जानों से खेलते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या कोरंगी में जो पेश आया था, उसमें एक बच्चा गिरता है,
उसके जो मामू हैं वो देखते हैं कि वो गिर गया है, उसको बचाने जाते हैं और वो खुद डूब जाते हैं, बच्चे को तो निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। गुज़िश्ता साल तो कम थी, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना मुकम्मल तबाह होता जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए आपकी मैं शाहनवाज जब ये बात कर रही हूँ, मुझे खुद भी कहते हुए दुख हो रहा है। मैं खुद एक माँ भी हूँ तो मैं फील भी कर सकती हूँ कि अभी जैसे आपने बात की बच्चा गिरा, उसके मामू ने उसको निकाल लिया, लेकिन मामू नहीं बच सके। ये तो वो वाक़या था ना कि जहाँ पर आप जो गिरे, आपने उनको निकाल लिया और आपने उनको दफना दिया, जो दुनिया से चले गए। लेकिन आज से 7-8 महीने पहले हमने अपने शो में भी कवर किया था अभिहान, एक 5 साल का बच्चा जो कि मैनहोल में गिरा और उसकी बॉडी कभी रिकवर ही नहीं की जा सकी। अभी तक उसके बाप, उसकी दादी, उसकी माँ वो इंतज़ार करें कि हो सकता है कि कहीं से पता चला हो कि कहीं से वो बच्चा अगर नाले से निकला हो तो किसी फैमिली ने उसको निकाल लिया हो, क्या पता वो ज़िंदा हो, क्योंकि उनका कोई क्लोजर नहीं है। तो आपकी तो फरवा उन फैमिली से बात भी हुई है, 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ सुराग नहीं लगाया जा सका कि अभिहान की बॉडी कहाँ होगी, अभिहान जिंदा भी है या अभिहान चला गया है? नहीं जी, अभी जब गुलशन थेराडी में हम थोड़े अरसे पहले ही 2-3 दिन पहले भी जब हमने गए तो उधर अभी भी जो मेन होल हैं वो वैसे ही खुले हुए हैं, और जहाँ जिस गटर में अभियान गिरा था वो मेन होल भी अभी तक खुला हुआ है। अच्छा, उसके 7 महीने हो गए इस बात बिल्कुल को। और उसके वालिद साहब, क्या वालिदैन की कैफियत होगी। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझे बोलने लगे कि अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो आप मुझे मतलब उसको दे दें, किसी के पास है मतलब। और जब मैं जिस दिन अभिहान का इंतकाल हुआ है, जिस दिन वो गिरा है, तो उस दिन उसकी वालदा की जो हालत थी तो वो नाकाबिले बयान है, बेइंतहा बुरी हालत थी। और 7 महीने तक, अभी 7 महीने गुजर चुके हैं और अभी भी वो वालदा अपने बच्चे को ढूंढ रही है कि शायद वो जिंदा आ जाए। यहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि उनकी हेल्प ज़रूर करें, उनकी तकलीफ में थोड़ी कमी करें। अगर उस बच्चे की बॉडी मिलती है, ये बच्चा कहीं पे भी हो, क्लोजर होना चाहिए फैमिली के लिए भी। पता नहीं मैन होल इनका क्लोजर होता है कि नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, शाहनवाज और फरवा हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों से इजाज़त लेते हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शादरिया बादरी, अल्लाह हाफ़िज़।